नमस्ते साथियों। आज मैं जिस विषय को उठाने जा रहा हूँ वह ब्रिटिश भारत के प्रारंभिक काल की भारत की शैक्षिक सांस्कृतिक महिलाओं की स्थिति के बारे में क्या स्थिति थी, इस पर अपन आज अपनी बात रखने जा रहे हैं। भारत में जब अंग्रेज आए, उन्होंने यहाँ पर राजनीतिक वर्चस्व हासिल किया, तो हमारी शैक्षिक व्यवस्था परंपरागत थी। हमारे यहाँ पर धर्म, साहित्य, तर्क, विधि और धर्मशास्त्र पर विशेष बल था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के दृष्टिकोण से हम लोग इतने आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इतना अधिक ध्यान नहीं दे पा रहे थे। सारा का सारा ध्यान मानवीय विज्ञान पर आधारित था, जिससे एक श्रेष्ठ नागरिक किस प्रकार से बने, इसी पर हमारे यहाँ पर परंपरागत शिक्षा नीति थी। प्रारंभिक शिक्षा बहुत ही व्यापक थी। गांव हो, शहर हो, कस्बे हो, वहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा तो बहुत व्यापक स्तर पर थी, लेकिन उच्च शिक्षा बहुत सीमित थी। नवाब, राजा और धनी जमींदारों को ने उच्च शिक्षण संस्थाओं को संरक्षण दिया था, यानी कि आम जन के लिए शिक्षण संस्थाएं की जो संख्या थी बिल्कुल ही सीमित थी और पूर्णतः प्रशासकों के हाथ में थी। यदि धर्म के आधार पर देखें तो सनातन धर्म के बीच उच्च शिक्षा मुख्य रूप से ब्राह्मण जाति के बीच में अधिक थी और इसमें भी संस्कृत का वर्चस्व था, लेकिन राजकीय भाषा फारसी होने के कारण फारसी शिक्षा का प्रचलन भी बहुत था, और इस शिक्षा को चाहे हिंदू हो या चाहे मुसलमान, दोनों ही ग्रहण करते थे और दोनों के बीच अत्यंत लोकप्रिय थी। हम देखेंगे कि जैसे जैसे भारत पे बाहरी आक्रांता आते रहे, हमारी राजकीय भाषा बदलती गई। फारसी से पूर्व जैसे हमारी जो राजकीय भाषा थी, जब यहाँ के सनातन शासक शासन करते थे, तो संस्कृत थी, और संस्कृत के बाद अरबी, अरबी के बाद फारसी, और फारसी के बाद जब अंग्रेज आए तो उन्होंने अंग्रेजी लागू की। तो कहने का तात्पर्य है कि राजा की जो भाषा होती थी उसको आम जन की भाषा मान लिया जाता था और फिर उसी में अध्ययन अध्यापन का कार्य होता था। तो ब्रिटिश जिस समय भारत में आए तो फारसी, क्योंकि मुगलों का शासन ही चल रहा था, तो फारसी का बाहुल्य था और फारसी में ही शिक्षण दिया जाता था। जहाँ तक महिलाओं की स्थिति है, महिलाओं का घर और समाज में आदर और सम्मान का भाव था, लेकिन बाहरी परिप्रेक्ष्य में देखें तो पितृसत्तात्मक परिवार की व्यवस्था होने के कारण बाहर के सारे कार्यों का निर्णय पिता द्वारा लिया जाता था। इसमें केरल प्रांत एक अपवाद है। महिलाओं को न्यूनतम व्यक्तिगत स्वतंत्रता हासिल थी, अर्थात वे कहीं ना कहीं पुरुष से जुड़ी हुई थी, जो कि एक परिवार को सशक्त बनाने के दृष्टिकोण से बहुत मजबूत आधार है। यदि भारत की विशेषताओं में यदि हम देखें आज भी, तो हमारे यहाँ पर महिलाओं ने परिवारों को बड़ा सशक्त रूप से बांधे रखा है। ये हमारी परंपरा से ये बात हमें आती रही है, और
यहाँ तक कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी महिलाएं अपने समकक्ष पुरुषों का हाथ बटाती थीं। समाज में पर्दा प्रथा आम थी, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, पर्दा प्रथा दोनों समाज में थी। लेकिन सनातन समाज में सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह तथा हिंदू विधवा महिलाओं की स्थितियां अत्यंत गंभीर थी। बाद में कालांतर में हमारे समाज सुधारकों ने इन्हीं पहलुओं पर कार्य किया और काफ़ी सुधारात्मक कार्य हुए। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो सांस्कृतिक निरंतरता तो हमारे यहाँ थी, लेकिन विज्ञान के दृष्टिकोण से हमारे यहाँ पिछड़ापन था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी दृष्टिकोण से पश्चिमी जगत भारतीयों से काफ़ी आगे थे। 18वीं शताब्दी में सिंधी, मलयालम और हिंदी भाषा का बहुत अच्छा विकास हुआ था, क्योंकि इनको आम जन की भाषा में बोला जाने लगा था। इसके अलावा उर्दू भाषा का प्रचार प्रसार बहुत तीव्र गति से हुआ। यहाँ तक कि उर्दू भाषा में लिखित काव्यों को सर्वोच्च सराहा गया। समाज में जो अन्य जो महत्वपूर्ण कुरीति थी इस समय 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब अंग्रेज भारत आए, तो हमारे यहाँ दास प्रथा भी थी और दासों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया था, घरेलू दास और कृषि दास। घरेलू दास की स्थिति मतलब उसका मूल कार्य घर का कार्य करना ही होता था, और कृषि दास ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो जमींदारों के यहाँ लागू थी। बाद में अंग्रेजों ने, पुर्तगालियों ने, डच ने इस व्यवस्था को यूँ तो ज्यों का त्यों उठा लिया, और आप देखेंगे कि भारतीयों को विदेशों में दास बना के भेजा गया जो वहाँ कृषि का कार्य करते थे। इसमें मूलतः फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, इधर के अलावा अमेरिका, यूएसए के अलावा जहाँ भी अंग्रेजों की सत्ता थी, वहाँ पर जो कृषक की उनकी ज़रूरत होती थी तो भारतीय कृषि दासों को ले जाते और वहाँ पर बसा दिया उन्होंने ले जाके। और इस दासता का मूल आधार था आर्थिक तंगी, अकाल, प्राकृतिक आपदाएं, अत्यंत निर्धरता। इनके कारण लोग अपने बच्चों को बेचने पर विवश हो जाते थे और अंततः वो परमानेंट दास की श्रेणी में आ जाते थे। दासों में सामान्यता परिवारों में वंशानुगत परंपरा चली और वो उनको वंशानुगत रूप में नौकर के रूप में भी देखा जाता था। और विशेष रूप से 1752 में जब यूरोपीय भारत में आ गए तो 1752 के पश्चात दासों की नियमित खरीदारी एवं पंजीकरण के लिए कलकत्ता में एक कोर्ट हाउस बनाया गया, जहाँ पर इनका सारा रिकॉर्ड रखा जाता था। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन पे मैंने अपनी बात रखी। धन्यवाद।